नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रभाष जोशी के एक बहुत ही दमदार लेख की। इसका शीर्षक है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता है। ये लेख उनके जनसत्ता के कॉलम से है और इसमें उन्होंने अपने घर यानी मालवा की कहानी सुनाई है। पर ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं। बिल्कुल नहीं। इस लेख के जरिए हम देखेंगे कि कैसे एक जमाना था जब मालवा अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था और आज वही मालवा पर्यावरण की एक बड़ी मुश्किल से जूझ रहा है। सही बात है। हमारे पास जो ये लेख है ये एक तरह से मालवा की मिट्टी, उसकी नदियों और उसकी संस्कृति का एक बहुत ही पर्सनल अकाउंट है। और हमारा मकसद ये समझना है कि लेखक असल में किस बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये लेख सिर्फ मालवा के बारे में नहीं है। प्रभाष जोशी मालवा को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। एक आईने की तरह, जिसमें वो हमें उस चीज की शक्ल दिखा रहे हैं जिसे वो उजाड़ की असभ्यता कहते हैं। उजाड़ की असभ्यता। हाँ, ये उस विकास के मॉडल पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है जिसे हम सब ने अपना लिया है, और वो सीधे सीधे यूरोप और अमेरिका की जीवन शैली को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसे वो खाओ उजाड़ू कहते हैं। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। लेखक एक पुरानी कहावत से बात शुरू करते हैं, मालव भरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। जब मैं ये सुनती हूँ तो आज के समय में ये किसी कल्पना जैसा लगता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पानी और भोजन की इतनी बहुतायत थी कि उसकी कोई चिंता ही नहीं थी। सही बात है। और लेखक इसी सुनहरी याद से आज की हकीकत का फासला दिखाना चाहते हैं। हाँ। और वो फासला बहुत बड़ा है। वो तुरंत आज की तस्वीर सामने रखते हैं, जहां नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। बिल्कुल। ये जो विरोधाभास है ना, यही पूरे लेख की जान है। कैसे वो धरती जो अपनी समृद्धि के लिए मशहूर थी, आज पानी को तरस रही है। और ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं है, ये एक सभ्यता का संकट है। लेखक अपनी यात्रा का भी जिक्र करते हैं जो नवरात्रि के समय की है। वो बताते हैं कि आसमान में बादल हैं, नदी नाले भरे हुए हैं। सोयाबीन की फसल ज्यादा पानी से गल गई है, लेकिन किसान फिर भी खुश हैं कि चलो अब गेहूं चने की फसल अच्छी होगी। हाँ। ये पढ़कर मुझे लगा कि प्रकृति के साथ जीने का शायद यही तरीका है, एक चीज का नुकसान तो दूसरी का फायदा, एक संतुलन। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात लेखक पकड़ते हैं। वो बताते हैं कि इस साल मालवा में औसत से सिर्फ 5 इंच ज्यादा बारिश हुई है। सिर्फ 5 इंच? हाँ, सिर्फ 5 इंच। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आ गया हो, अति हो गई हो। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अब मालवा के लोगों की कम पानी देखने की आदत हो गई है। उनकी सहनशीलता और समझ दोनों बदल गए हैं। जो पहले सामान्य था वो अब बहुत ज्यादा लगता है। ये तो कमाल का ऑब्जर्वेशन है। हमारी याददाश्त भी छोटी हो गई है। हम भूल गए हैं कि असली बारिश होती कैसी थी। बिल्कुल। और ये बदली हुई सोच शायद सबसे ज्यादा हमारी नदियों की हालत में दिखती है। लेखक ने मालवा की नदियों का जो चित्र खींचा है वो तो दिल तोड़ने वाला। बहुत ज्यादा। वो नर्मदा, शिप्रा, चंबल, गंभीर जैसी कई नदियों का जिक्र करते हैं। जब वो ओंकारेश्वर में नर्मदा पर बन रहे सीमेंट कंक्रीट के बांध को देखते हैं तो उनका शब्द चित्र देखिए। वो कहते हैं, नदी चिढ़कर तिनफिनाकर बह रही है, जैसे नदी कोई जिंदा इंसान हो जिसे गुस्सा आ रहा हो। हाँ। लेकिन वही नर्मदा नेमावर के पास शांत और गंभीर है। वो नदियों को माँ का दर्जा देते हैं। नर्मदा मैया है, शिप्रा उज्जैन में महाकाल के पैर धोकर पवित्र हो जाती है। ये जो नदियों के साथ हमारा एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्ता था, लगता है हमने उसे पूरी तरह भुला दिया है। ठीक है, ये बात लेखक कह रहे हैं कि हम नदी को अब सिर्फ एक वाटर बॉडी या पानी का स्रोत समझते हैं, जबकि हमारे लिए वो जीवनदायिनी माँ थी। सही। और अपनी माँ के साथ हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें अपने शहरों के गंदे पानी का नाला बना रहे हैं। जो नदियां सदा नीरा थी, जिनमें साल भर पानी रहता था, वो अब सिर्फ चौमासे में बहती हैं और बाकी के 8 महीने बस्तियों का मैला ढोती हैं। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? और ये सब तब हो रहा है जब हमारे पास पानी सहेजने का सदियों पुराना ज्ञान था। लेखक आज के इंजीनियरों पर जो कटाक्ष करते हैं वो बहुत तीखा है। वो कहते हैं कि आज के पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि सारा ज्ञान तो
पश्चिम के रेनेसां यानी पुनर्जागरण के बाद ही दुनिया में आया। जबकि हकीकत ये है कि रेनेसां से हजारों साल पहले मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज जैसे राजाओं ने पानी की कीमत समझ ली थी। मालवा एक पठार है, वहां पानी बहकर चला जाता है। उसे रोकने का जो इंतजाम उन्होंने किया वो आज के इंजीनियरों के लिए एक सबक है। ये कमाल की बात है कि उस समय के राजाओं ने ये सब सोच लिया था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या वो सिस्टम आज की आबादी के दबाव को झेल पाता, या फिर मुद्दा सिस्टम का नहीं बल्कि पानी को देखने के नजरिए का है? बहुत अच्छा सवाल है, और लेखक का इशारा नजरिए की तरफ ही है। उन राजाओं ने बड़े बड़े तालाब बनवाए, बावड़ियां बनवाईं। उनका मकसद सिर्फ पानी इकट्ठा करना नहीं था। अच्छा, तो क्या था? वो जानते थे कि अगर सतह पर पानी रुकेगा तो वो रिस कर धरती के पेट में जाएगा और भूजल यानी ग्राउंड वाटर को जिंदा रखेगा। ये प्रकृति के चक्र को समझने वाली सोच थी। वो पानी को एक चक्र के रूप में देखते थे, एक वस्तु के रूप में नहीं। और आज के योजनाकारों ने क्या किया? उन्होंने उस चक्र को ही तोड़ दिया। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि आज के योजनाकारों ने उन तालाबों को गाद से भर जाने दिया, उन पर कब्जे होने दिए, और दूसरी तरफ ट्यूबवेल से जमीन का पानी इतना खींचा कि उसे पाताल से भी निकाल लिया। मतलब जो सदियों की जमा पूंजी थी, हमने कुछ दशकों में उड़ा दी। हाँ, नतीजा पग पग नीर वाला मालवा आज सूखा है। और यहीं पर लेखक उस बड़े विचार को सामने लाते हैं जो इस पूरे लेख की नींव है। ये जो खाऊ जाड़ू सभ्यता की बात वो कर रहे हैं, ये असल में है क्या? इसका मतलब क्या है? हाँ, और खाओ उजाड़ू शब्द का इस्तेमाल बहुत जानबूझकर किया गया है। ये सिर्फ कंज्यूमरिज्म का अनुवाद नहीं है। इसमें एक तरह की हिंसा का भाव है, जैसे कोई राक्षस सब कुछ खाता और उजाड़ता चला जा रहा है। लेखक इसे सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि एक नैतिक पतन के तौर पर देख रहे हैं। और इसका स्रोत वो यूरोप और अमेरिका को मानते हैं। हाँ, उनके अनुसार ये वहीं की देन है, एक ऐसी जीवन पद्धति जो प्रकृति को सिर्फ उपभोग की वस्तु मानती है। वो कहते हैं कि इस सभ्यता ने हमें हमारी जड़ों से, हमारी जमीन से काट दिया है। हम भी उसी की नकल करने में लगे हैं और मालवा उसी की चपेट में है। लेकिन क्या ये कहना आज के समय में थोड़ा आसान नहीं है? मतलब लेखक जब अमेरिका और यूरोप पर दोष डालते हैं तो क्या वो हमारी अपनी भूमिका को कम कर रहे हैं? हम भी तो विकास की उसी दौड़ में शामिल हैं, अपनी मर्जी से। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और लेखक इसका भी जवाब देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम बेकसूर हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी समझ को छोड़कर उस मॉडल को अंधे होकर अपना लिया है। वो इसे एक वैश्विक संकट से जोड़ते हैं। वो सवाल पूछते हैं, हमारे समुद्र क्यों गर्म हो रहे हैं? ध्रुवों पर बर्फ क्यों पिघल रही है? मौसम का चक्र क्यों बिगड़ गया है? और इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वातावरण को गर्म कर रही हैं। हाँ, और लेखक साफ साफ कहते हैं कि ये गैसें सबसे ज्यादा कौन छोड़ता है? अमेरिका और यूरोप के विकसित देश। वो इस तथ्य को सामने रखते हैं कि अमेरिका अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन शैली पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। वो ये मानने को भी तैयार नहीं कि इस सब गड़बड़ी की जड़ में धरती का बढ़ता तापमान है। और हम भी अपनी गहन गंभीर धरती को उसी रास्ते पर ले जाकर उजाड़ने में लगे हुए हैं। तो दोष सिर्फ उनका नहीं है, हमारी नासमझी का भी है। इन सब चिंताओं और चेतावनियों के बीच लेख में एक हिस्सा ऐसा है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो है मालवा के इतिहास का, उसकी सहनशीलता का। हाँ, लेखक नई दुनिया अखबार की लाइब्रेरी के 128 साल के बारिश के रिकॉर्ड का जिक्र करते हैं। ये हिस्सा वाकई कमाल का है और ये उनके तर्क को और मजबूती देता है। सोचिए, 128 सालों के रिकॉर्ड में सिर्फ एक साल 1899 ऐसा था जब बहुत ही कम बारिश हुई, सिर्फ 15.75 इंच। सिर्फ 15 इंच। हाँ, इसे इतिहास में 56 का काल कहा जाता है, एक भयानक अकाल। और उस भयानक अकाल में भी, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं या कहानियों में पढ़ते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है ही, लेखक बताते हैं कि तब भी मालवा में लोग भूखे प्यासे नहीं मरे। क्यों? क्योंकि उनके नदी, नाले, तालाब संभाले हुए थे, उनमें पानी था। वो पुरानी व्यवस्था इतनी मजबूत थी भी वो सबसे बुरे सूखे को भी झेल गई। वो हमें ये दिखाता है कि हम कितने आत्मनिर्भर थे। ये तो सूखे की बात हुई, ज्यादा बारिश का भी कोई उदाहरण है क्या? हाँ बिल्कुल है। वो 1973 का जिक्र करते हैं जब रिकॉर्ड 77 इंच बारिश हुई थी। 77 इंच? हाँ,
आज के हिसाब से तो बाढ़ आ जानी चाहिए थी, सब कुछ तबाह हो जाना चाहिए था। लेकिन लेखक बताते हैं कि तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर जैसे बड़े बड़े तालाब टूटकर नहीं बहे। अरे वाह! ये उस पुरानी इंजीनियरिंग की समझ और दूरदर्शिता को दिखाता है। वो जानते थे कि प्रकृति का गुस्सा कैसा हो सकता है और उससे बचने के लिए कैसे इंतजाम करने हैं। तो मतलब ये है कि मालवा के पास सूखे और बाढ़ दोनों से निपटने की एक अपनी प्रणाली थी, एक ऐसा ज्ञान था जो जमीन से जुड़ा हुआ था। हाँ, जिसे हमने आधुनिक विकास के नाम पर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। एकदम सही। और यही इस लेख का सार है। यानी जो सदियों की जमा पूंजी थी, हमने कुछ दशकों में उड़ा दी। और ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, ये उस ज्ञान की भी बर्बादी है जो हमें विरासत में मिला था। जब मैं ये पूरा लेख पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे प्रभाष जोशी सिर्फ एक पत्रकार की तरह नहीं, बल्कि एक दुखी बेटे की तरह लिख रहे हैं, जो अपनी माँ यानी अपनी धरती को तकलीफ में देख रहा है। बिल्कुल। अंत में ये लेख मालवा के बहाने एक बहुत बड़ी, एक सार्वभौमिक चिंता को सामने रखता है। ये हमें बताता है कि कैसे आधुनिक विकास के मॉडल ने हमें प्रकृति से अलग कर दिया है। और जब हम प्रकृति से कट जाते हैं तो हम खुद को ही काटने लगते हैं। पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज करने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं और हो रहे हैं। तो आखिर में ये लेख एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जिसे हम तरक्की या विकास समझ रहे हैं, कहीं वो असल में बर्बादी तो नहीं? विकास और उजाड़ के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है, और शायद हम वो लाइन पार कर चुके हैं। और ये एक चेतावनी भी है कि अगर हमने अपनी इस खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति को नहीं बदला तो हम उस समृद्धि को हमेशा के लिए खो देंगे जो हमें प्रकृति ने हजारों सालों से दी है। हम अपनी विरासत को अपने ही हाथों से मिटा देंगे। इस चर्चा को खत्म करते हुए यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। ये लेख 2006 में लिखा गया था, अब लगभग 2 दशक होने को आए हैं। हाँ, काफी समय हो गया है। अगर प्रभाष जोशी आज मालवा की स्थिति को देखते तो उनकी टिप्पणी क्या होती? क्या उन्हें ये खाओ उजाड़ू सभ्यता और भी विकराल और भी भयानक रूप में नजर आती? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।